स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें खासतौर पर बात होगी राजनीति जगत की। इसके अलावा बात होगी ग्लैमर वर्ल्ड की, खेल जगत की भी हम बात करेंगे, स्वास्थ्य को लेकर भी हम बात करेंगे, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जगत की जो तमाम खबरें हैं उनकी भी बात करेंगे। तो बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। और अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी जया सिन्हा। सुप्रभात जया। गुड मॉर्निंग कृतिका। बिल्कुल, आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज कार्यक्रम की हम बात करें तो कई अहम खबरें हैं। यहाँ पर बात होगी कि किस तरह से जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर यहाँ पर पूरी कोशिश है कि किस तरह से जो हताहत हुए हैं उन्हें यहाँ पे मुआवजा की बात हो रही है, जो घायल हैं उनका यहाँ पे इलाज भी जारी है। साथ ही मॉनसून सेशन को लेकर इस वक्त गहमा गहमी की शुरुआत हो गई है, जहाँ पर इस बार मॉनसून सेशन को लेकर पूरी तैयारी में है सरकार। 6 नए विधेयक का अनाउंसमेंट की जाएगी। तो वही क्रिकेट जगत से भी आज कई सुर्खियों के साथ हम आपके साथ जुड़ेंगे। नया सवेरा में बताएंगे कि हमारी महिला क्रिकेट टीम एशिया कप के जरिए एक बार फिर दमदार जीत दर्ज करेगी। इस बार पाकिस्तान के साथ है उनका जो प्रतिद्वंदी जो टीम है, पाकिस्तान के साथ उनकी चुनौती है। और भी होगा बहुत कुछ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। यूपी में गोंडा के पास हुए ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक दुरुस्त करने का काम जारी। आज शाम तक रेल यातायात शुरू होने की उम्मीद। हादसे में 3 लोगों की मौत। मॉनसून सत्र में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 विधेयक पेश करेगी सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ने गठित की कार्य मंत्रणा समिति। संसद में बने कानूनों की जांच का राज्य सरकारों को नहीं है संवैधानिक अधिकार। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के फैसले पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। संविधान के उल्लंघन और अपमान का लगाया आरोप। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार। मिल्वॉकी में हो रहे नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप का हुआ जोरदार स्वागत। वहीं राष्ट्रपति की रेस से हटने के लिए बाइडेन पर बढ़ा दबाव। कोविड के कारण नहीं कर पा रहे हैं प्रचार। आरक्षण के खिलाफ बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंसक झड़पों का दौर। अब तक 19 लोगों की मौत। कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा भी बंद। सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग। और केरल, तेलंगाना और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी। कोंकण, गोवा, आंध्र और छत्तीसगढ़ में आज भी मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और खेल की खबरों में महिला एशिया कप की आज से श्रीलंका में होगी शुरुआत। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम के सामने होगी चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान की चुनौती। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। बिल्कुल, देश भर के कुछ खास खबरों की अगर हम बात करें तो गोंडा के झिलाही रेलवे स्टेशन से पहले चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गुरुवार को एक हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग इसमें घायल हो गए थे। साथ ही ट्रेन के 7 डिब्बे उस दौरान पटरी से उतरे थे, जिनमें से एसी के 2 डिब्बे पलट गए थे। वहीं प्रशासन और स्थानीय लोगों ने डिब्बों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला था। वहीं घायल यात्रियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया। डिब्बों को ट्रैक से हटाने का काम रात में ही पूरा कर लिया गया था। रेल विभाग अब तेजी के साथ इस रेलवे ट्रैक को सही करके रेल यातायात शुरू करने पर जोर दे रहा है। उम्मीद ये है कि ये ट्रैक शाम तक रेल यातायात के लिए खोल दिया जाए। तो वहीं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। वहीं रेल मंत्रालय ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मरने वालों के परिवारजनों को 10-10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो गोंडा से इस वक्त हमारे संवाददाता रामेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसे
को लेकर क्या कुछ अपडेट है इस वक्त, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आइए ले लेते हैं। रामेंद्र, सबसे पहले इस वक्त यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति अभी बताई जा रही है। जो घायल हैं, जो हताहत हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए जया, कुछ लोग गंभीर हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, कुछ आंशिक रूप से चोट वोट लगी थी, उन लोगों को मुक्त कर दिया गया है। 3 लोगों की डेथ हो गई। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया रात में कि 3 लोगों की डेथ हो गई है, एक अज्ञात है, 2 लोग चिन्हित हैं। अभी तक जो डाउन लाइन है उस पर वो ट्रैक लगभग सही है। OHE जो विद्युत लाइन होती है उस पर काम चल रहा है। अगर विद्युत लाइन सही कर दें तो एक ट्रैक बड़ी जल्दी शुरू किया जा सकता है और दूसरे ट्रैक में अभी काम हो सकता है कि ये शाम तक सही हो पाए, क्योंकि OHE लाइन भी सही होनी है और जो ट्रैक है उसमें भी काम किया जाना है। ये पूरी रात रेल विभाग ने काम किया है। जितने एम्प्लॉई हैं, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन 1-1.5 बजे तक स्वयं यहाँ रही, रेल के आला अधिकारी यहाँ रहे हैं और रेलवे के जितने कर्मचारी हैं वो दुर्घटना के बाद से ही यहाँ लगे हुए हैं। कई लोग रात में यहाँ से जा नहीं पाए हैं, यहीं खड़े हैं। तो प्रयास ये किया जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके रेल यातायात बहाल किया जाए। अब रेल विभाग का जोर इस पर है। जया जी, रामेंद्र, अभी तक इस हादसे को लेकर के, इस हादसे के पीछे क्या कुछ अहम वजह थी? क्या इस बात का कोई खुलासा अभी तक हो पाया है? देखिए, जो धमाके की बात की जा रही थी उसको DGP पुलिस ने मना कर दिया, कहा इस तरीके कोई घटना नहीं हुई है। और रेलवे के किनारे हम लोगों ने देखा जहां डिरेल हुई है रेल, वहां रेलवे के किनारे पानी भरा हुआ था। हो सकता है कि नमी के कारण जमीन धंसी हो और उस कारण डिरेल हुआ हो। और रेल विभाग के भी जो 3 कारण हैं उसमें यही निकल कर आ रहा है। एक तो इस रेलवे लाइन पर कासन था, काम हुआ था, इसलिए धीमी गति से ट्रेन गुजरनी थी, लेकिन इस ट्रेन को निर्देश नहीं मिले जिससे तेज गति से गुजरी और उस जगह चूंकि काम हुआ था। हो सकता है कि डिरेल होने का कारण ये हो सकता है कि पानी भरा था, इस कारण फटती फिसली हो, डिरेल हुई हो। तो ये जांच में सामने आएगा, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो मोटे मोटे कारण है वो ये समझ में आ रहे हैं। जया बिल्कुल रामेंद्र, यहाँ पर AC के जो डिब्बे थे पूरी तरह से पलट गए थे। इस फिलहाल पूरी इस वक्त कोशिश यही है कि ट्रैक को खोला जाए और जो यातायात है, क्या कुछ चुनौतियाँ इस वक्त सामने आ रही हैं और किस तरह से रेलवे आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, जो डिब्बे AC के ही डिब्बे पलटे थे, जो AC के डिब्बे थे वो पलटे थे, बाकी ट्रैक सही था। कुछ डिब्बे जो बचे थे उनको भी रेलगाड़ी एक इंजन के माध्यम से वापस गोंडा ले जाया गया है। ट्रैक पर सुचारू रूप से पूरा जितना फोर्स, जितना मैन पावर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और लखनऊ का था वो पूरा लगा दिया गया है। तमाम मशीनरी यहाँ लगी हैं। रेलवे जो डिब्बे हैं वो रात में ही इनको किनारे किया गया था, डिसमेंटल करने के लिए ट्रैक से दूर कर दिया गया है। तो पूरा फोकस है कि OHE लाइन जो विद्युत लाइन है वो सही की जाए और दूसरा जो ट्रैक है वो सही किया जाए। अगर OHE लाइन सही हो जाती तो एक ट्रैक से यातायात शुरू किया जा सकता है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक एक ट्रैक से यातायात शुरू हो सकता है। दूसरे ट्रैक का यातायात शुरू करने में थोड़ा समय लगेगा। चुनौतियां कुछ नहीं है, क्योंकि मौसम ठीक है, बरसात नहीं हो रही है, इसलिए काम में तेजी है। पूरा रेल विभाग लगा हुआ है। प्रयास ये है कि रेल यातायात किसी भी तरीके से बहाल हो जाए। फिलहाल जो घायल हैं उनका क्या कुछ हालचाल है? क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद हैं, आपने तमाम लोगों से भी बातचीत की होगी, तो ऐसे में कितने घायल अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है? रामेंद्र, देखिए, बहुत शानदार उदाहरण है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह काम करती है। यानी कि सेंट्रल की मशीनरी नहीं आ पाई थी, स्टेट ने अपनी पूरी मशीनरी को यहाँ भेज दिया। पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई, SDRF टीम आ गई, रेलवे के अधिकारी भी धीरे धीरे आने लगे। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है उसने कई लोगों की जान बचाई है। तुरंत लोगों को जो घायल थे उनको जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जिनको ट्रामा सेंटर रेफर करने की जरूरत है उनको ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। तो ट्रीटमेंट हो जाने के कारण ये जो कैजुअलिटीज हैं वो बच गई। केवल 3 कैजुअलिटीज बताई जा रही हैं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और इलाज सबको समुचित रूप से मिल रहा है। किसी प्रकार की किसी को कठिनाई नहीं है। बिल्कुल रामेंद्र, आपने बातचीत की होगी, क्या कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जो उस वक्त बता रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया, देखिए जो 3 डिब्बे AC की पलट गए थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो हो हल्ला मच रहा था, तो पहले उनके शीशे तोड़ के तब तक पुलिस फोर्स आ गया था, अंदर घुसे और एक लोगों को बाहर निकाला। वो ज्यादा इंजर्ड भी AC में जो लोग थे वही हैं, डेथ भी उन्हीं लोगों की हुई है।
तो जो बड़ी दुर्घटना है वो एसी के डिब्बों में है, उनको बाहर निकाला गया। बाकी डिरेल हुए थे लेकिन उनसे लोग स्वतः उतर आए, तो जो एसी वाले डिब्बे थे उन्हीं में ज्यादा नुकसान हुआ है और उन्हीं के लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई है और डेथ भी उन्हीं एसी के डिब्बे में हुआ। स्थानीय लोगों ने जबरदस्त काम किया, स्थानीय लोग और लोकल प्रशासन तुरंत आ गया, उन लोगों ने उनको उतारा और जिनको पानी की जरूरत थी पानी, जिनको चाय की जरूरत थी चाय पिलाया और अपने संसाधन, तब तक स्टेट गवर्नमेंट के संसाधन लग गए, रेलवे के भी संसाधन, तो उन लोगों को जहां गंतव्य तक पहुंचाना था वहां पहुंचाया गया। तो लोकल का बड़ा सहयोग रहा और जो स्थानीय प्रशासन है उसने भी बहुत सहयोग किया इसमें। जी रामेंद्र, अगर देखा जाए तो आपके पीछे हम देख पा रहे हैं कि आप इस वक्त वहीं उसी लोकेशन पर मौजूद है जहां पर यह हादसा हुआ था। तो एक बार हम चाहेंगे कि वहां पर किस तरीके से इस वक्त वहां पर ट्रैक को साफ करने का, ट्रैक को सही करने का काम चल रहा है, एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं। मैं अगेंस्ट लाइट के कारण दूसरी तरफ खड़ा हूं। मैं कैमरामैन से कह रहा हूं कि वो ट्रैक दिखाएं कि जहां पर काम चल रहा है, आपको प्रयास करते हैं कि वो ट्रैक दिखा पाएं। पूरा जो मैन पावर है लगा है, आपको जो इनकी सामान उठाने वाली गाड़ियां हैं वो लगी हैं, जो रेलवे लाइन की पटरियां ले जा रही हैं वो लगाई गई हैं, जो नीचे लगने वाले पटरे हैं वो लेके गाड़ियां पहुंची हैं और 4 जेसीबी लगी हुई हैं जो कंकड़ को बाहर कर रही हैं। और जहां पर ट्रैक बिछाया जाना है ओएचई लाइन सही की जाए उसके लिए अलग से कर्मचारी अधिकारी लगाए गए हैं कि विद्युत लाइन तुरंत बहाल की जाए। चूंकि बड़ा ट्रैक है, डिब्रूगढ़ असम तक जाता है और कम से 10 गाड़ियां, रेलगाड़ियों का रूट बदला गया है, कई कैंसिल की गई, तो रेल यातायात बहाल किया जाए, ये पहला प्रयास है। तो ये सारा काम अभी चल रहा है जिसको हमने दिखाया है। आगे मुश्किल से 200 मीटर 300 मीटर आगे पूरा काम चल रहा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि 12 बजे तक एक ट्रैक बहाल होने की संभावना है कि 12 बजे तक एक ट्रैक बहाल हो जाएगा। दूसरे ट्रैक को बहाल होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। जया, बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि काफी लंबा ट्रैक है, असम तक जाता है ये। कौन कौन सी मेजर ट्रेन्स हैं जो इस वक्त डाइवर्ट की गई हैं और कब तक उम्मीद कर रहे हैं? कई ट्रेन हैं जो इधर से अयोध्या फैजाबाद होते हुए निकलती थी, तो उन सारी ट्रेन को और कई वीआईपी ट्रेन है जो मूव कर रहे हैं। करीब 10 ट्रेनों को वहां से मूव किया गया जो दूसरे रूट पर की गई हैं। 3 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। कल लखनऊ रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त बवाल हो रहा था। जो यात्री था उसको लग रहा था किसी भी तरह हम अपने स्थान पर पहुंचे, लेकिन जब उन लोगों को बताया गया कि आपके लिए सारा प्रबंध किया जा रहा, दूसरे ट्रैक से ट्रेन गुजारी जा रही, तो चीजें थमी है। रात में उन ट्रेनों को मूव किया गया है, उन यात्रियों को पहुंचाया गया है। तो इस तरीके से बैलेंस किया जा रहा है। करीब 10 ट्रेनें महत्वपूर्ण हैं जिस ट्रैक से लंबी दूरी की गुजरती हैं, उनको दूसरे रूट से डाइवर्ट किया गया है। जी रामेंद्र, जैसा आपने बताया कि 11 बजे तक उम्मीद है कि एक ट्रैक को सही करके और उसको सुचारू रूप से चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अगर हम पूरे ट्रैक की बात करें यानी कि दोनों पटरियों की अगर हम बात करें तो उन्हें कब तक पूर्ण रूप से सही कर दिया जाएगा ताकि जो आवागमन है ट्रेनों का वो सुचारू रूप से चल सके? देखिए, एक ट्रैक शुरू होने से कम जो ट्रैक यातायात है, रेलवे यातायात है, वो बहाल हो जाएगा। धीमी गति से यहाँ से ट्रेनें गुजरने लगेंगी। शाम तक उम्मीद करिए कि दोनों ट्रैक चालू हो जाएंगे, क्योंकि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। चाहे विद्युत लाइन का हो चाहे रेलवे ट्रैक का हो, युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। 3-3, 4-4 जो रेलवे डिवीजन है उनके पूर्वोत्तर का भी लगे हैं, एनईआर के भी लगे हैं, एनआर के भी लगे हैं। इस तरह अलग अलग जितने डिवीजन है उन सब के लोग यहाँ काम पर लगे हैं। तो और खुद हमने बताया कि 1:30 बजे तक जो रेलवे बोर्ड की चेयरमैन थी वो स्वयं थी। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था की जा रही। उम्मीद करिए कि पहला ट्रैक 12 बजे तक खुल जाएगा और शाम तक दूसरा ट्रैक भी शुरू हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पर रात भर चलता रहा ये जो पूरी बहाली का काम है। पूरी कोशिश इस वक्त रेलवे की यहाँ पर है कि किस तरह से जो ट्रैक है उसे पूरी तरह से क्लियर किया जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये रूट है, काफी लंबा रूट है। कई महत्वपूर्ण ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरती हैं, सीधे असम तक जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि यहाँ पर किस तरह से जो ये रेलवे यातायात है वो पूर्णतः से बहाल किया जाए। रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, एक बार फिर यहाँ पर आपसे कहेंगे कि कोशिश कीजिए कि किस तरह से जो रात भर काम चला है यहाँ पे ट्रेन ट्रैक को क्लियर करने का, उसकी तस्वीरें आप हमें भी दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम मशीनरी यहाँ पर लगी हुई है कि वो जो रेल यातायात है उसे सुचारू रूप से जारी करने के लिए। ये सी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं रेल हादसे की घटनास्थल से, जहाँ पर कल रेल हादसा हुआ, लेकिन जो घायल हैं उनका इलाज इस वक्त चल रहा है अस्पताल में। यहाँ पर सरकार की ओर से मुआवजे की भी घोषणा की गई है। क्या कारण रहे उसकी जांच अभी की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पूरी तरह से कोशिश है मैनेजमेंट की, रेल मंत्रालय की, कि जो पूरा जो ट्रैक है उसे क्लियर किया जाए और आवागमन दोबारा शुरू हो।
देख पा रही हूँ कि मैन पावर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक को किसी भी दशा में सही करना है और आगे जो सामान ले जाने वाली ट्रेन है वो भी पहुंच गई, सारा सामान अनलोड किया जा रहा है, यानी जो ट्रैक पर लगना है वो सारा सामान पहुंच गया है, जो लाइन ओएसी लाइन है उसका सारा सामान पहुंच गया है, उसको जोड़ा जा रहा है। इस तरह मैन पावर दोनों तरफ से, इस तरफ से और उस तरफ से, दोनों तरफ से मैन पावर आ रहा है कि किसी भी तरीके से तेजी से काम किया जाए। पहली प्राथमिकता रेल ट्रैक बहाल करने की है। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रामिन, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, साथ ही ये जो सीधी तस्वीरें हैं वो हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो अगर देखा जाए तो फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द रेलवे ट्रैक को साफ कर लिया जाए, सही करके और सुचारू रूप से इसे चालू किया जाए। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। नया सवेरे का सफर जारी है, आप बने रहिए साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं नया सवेरा। बिल्कुल, और नया सवेरा में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब संसद के मानसून सत्र की। दरअसल मानसून सत्र में सरकार 6 नए विधेयक इस बार पेश करने की तैयारी में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया है। सदन में आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन समेत 6 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त विधेयक पेश होगा। अन्य विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024, बॉयलर विधेयक, काफी संवर्धन और विकास विधेयक और रबर संवर्धन विकास विधेयक शामिल हैं। आपको बता दें कि मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। मंगलवार 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के साथ में। शैलेंद्र, सुप्रभात। और आज क्या कुछ ताजा अपडेट इस वक्त आपको मिल रही है, क्योंकि इस बार का जो सत्र है मानसून सत्र वो बेहद ही खास होने वाला है। देखिए, बिजनेस जो एडवाइजरी कमेटी, ये जो कमेटी होती है, इसमें हम देखते हैं कि सत्र के एजेंडे को औपचारिक तौर पर साझा किया जाता है लोकसभा में और उसका गठन किया गया है। तो हम देखेंगे कि पहले दिन सुबह 10 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, जिसमें जो एजेंडा होगा अगले एक हफ्ते का, उसको विस्तार से बताया जाएगा। 21 जुलाई को बैठक है, संसदीय कार्य मंत्री ने बैठक बुलाई है। उसमें जो प्रमुख दलों के जो सदन के नेता हैं उनको बुलाया गया है और वो उनसे औपचारिक तौर पर एजेंडा साझा किया जाएगा कि सरकार किस एजेंडे के साथ इस सत्र में आगे आई। हम जानते हैं कि बजट पेश होना है, सब जानते हैं आम बजट पर सभी की निगाहें होंगी, तो निश्चित तौर पर और आर्थिक सर्वेक्षण जो रखा जाता है उस पर सभी की निगाहें होंगी। और बजट पर चर्चा जब होगी दोनों सदनों में, वो बहुत महत्वपूर्ण कामकाज होता है। उसके बाद 6 विधेयक लोकसभा में रखने का सरकार की कोशिश होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में विधायी एजेंडा बहुत स्पष्ट है कि सरकार चाहेगी कि दूसरा ही सत्र है इस नई लोकसभा के गठन के बाद, 18वीं लोकसभा के गठन के बाद। तो उससे एक साफ जाहिर होता है कि सरकार विधायी एजेंडे पर तेजी से आगे बढ़ना चाहती है। बिल्कुल, यहाँ पर शैलेंद्र, कोशिश सरकार की यही होगी कि जो संसद है वो सुचारू रूप से चले। पिछले संसद में जो हंगामा रहा वो इस बार ना हो। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की भी यहाँ पर तैयारी है। क्या कुछ अपडेट है उसको लेकर कि जो आम सहमति बने कि सुचारू रूप से संसद चले और शांति कायम रहे? रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, जिसमें दोनों सदनों के जो प्रमुख दलों के नेता हैं उनको आमंत्रित किया गया है, जिसमें औपचारिक तौर पर एजेंडा साझा किया जाता है। विपक्ष अपनी कुछ बात रखता है कि किन मुद्दों को वो सत्र के दौरान उठाना चाहता है, और एक अपील की जाती है सत्ता की तरफ से कि सदन चलाने में तमाम दल सहयोग करें। देखिए, कई मुद्दों पर असहमति होती है, कई मुद्दों पर टकराव भी देखने को मिलता है। हमने पहले
सत्र में ही देखा कि कांग्रेस और तमाम दलों ने सरकार को घेरने की कोशिश की, कुछ टकराव भी दिखा, लेकिन उसके बाद रास्ता निकला। चर्चा भी देखने को मिली राष्ट्रपति के भाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर, दोनों सदनों में चर्चा भी हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी दिया। तो कई बार टकराव के बाद एक सहमति बनती है, कोशिश यही होती है कि सदन चले। तो उम्मीद यही की जाएगी, क्योंकि बजट सत्र है, आम बजट पेश होना है और पूरे देश की निगाहें आम बजट पर रहती हैं, तो निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि सत्ता और विपक्ष मिलकर सुचारू तरीके से इस सत्र को चलाएंगे। जी शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो 6 विधेयक पेश होंगे इस बार, जैसा आपने बताया, तो इन 6 विधेयकों को लेकर के सरकार के सामने कितनी बड़ी चुनौती इस बार नजर आ रही है आपको सदन के अंदर? देखिए, सरकार की रणनीति बहुत स्पष्ट है कि पहले उन विधेयकों को सदन के पटल पर रखा जाए जिसको लेकर कोई ऐतराज नहीं है, या जिसको लेकर विपक्ष के दलों को कोई खास ऐतराज नहीं है, जिन विधेयकों पर पहले स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हो चुकी है, जो लंबे समय से जिन्हें वो पारित कराना चाहती थी, अलग अलग कारणों से वो पिछली लोकसभा में पारित नहीं हो पाए, उन पर तेजी से आगे बढ़ा जाएगा। तो ऐसी उम्मीद है कि इन विधेयकों पर एक अच्छी चर्चा होगी। अगर किसी मुद्दे पर पहले से ही कोई टकराव की स्थिति नहीं देखने को मिलती सत्ता और विपक्ष के बीच, तो इन विधेयकों को लेकर विपक्षी दलों की कोई आपत्ति होगी ऐसा लगता नहीं है। हालांकि सुझाव जरूर विपक्षी दल रखेंगे, लेकिन रचनात्मक सहयोग की बात हमेशा विपक्ष करता है। हालांकि हम देखते हैं कि कई बार सदन के अंदर जो दृश्य देखने को मिलता है वो उसमें टकराव की स्थिति होती है, लोकसभा अध्यक्ष अपील करते हैं, कई दिन हम देखते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई कई बार स्थगित भी करनी पड़ती है। लेकिन इन विधेयकों को लेकर ऐसा लगता नहीं है कि कोई खास आपत्ति विपक्षी दलों को होगी। सरकार जरूर एक एजेंडे के साथ सामने आई है, विपक्षी दलों का सहयोग चाहेगी और उम्मीद यही है कि अच्छी चर्चा होगी जब ये विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर सरकार पूरी तरह से तैयार है, मॉनसून सेशन के लिए बजट पेश किया जाएगा, साथ ही 6 नए विधेयक भी ला रही है और पूरी कोशिश है कि विपक्ष के साथ सहमति बना के तालमेल बनाकर चला जाए, जिससे कि सदन पूरी तरह से चले। बिल्कुल, और नया सवेरा में खबरों में आगे बढ़ेंगे, और लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक खबर को लेकर, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बढ़िया है, क्यों ना? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ेंगे अब अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांता मंजुमदार ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा के लिए 7 सदस्यीय विशेष समिति गठित करने के पश्चिम बंगाल सरकार के निर्णय की निंदा की है। दरअसल सुकांत मजुमदार का कहना है कि संविधान में लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून की समीक्षा करने का कोई प्रावधान ही नहीं है। इस तरह की कोई भी समिति इन 3 कानूनों की जांच नहीं कर सकती है। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजुमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की TMC सरकार संविधान का हनन और अपमान कर रही है। इस कदम पर बंगाल के राज्यपाल भी कह चुके हैं कि राज्य को बनाना रिपब्लिक में नहीं बदला जा सकता। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला पैनल जारी अधिसूचना की तारीख से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। और राज्यपाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल एक राज्य के भीतर एक राज्य नहीं हो सकता या उसे बनाना रिपब्लिक में तब्दील नहीं किया जा सकता। वैसे तो 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गए हैं, लेकिन कुछ राज्यों में उन्हें अभी भी लागू नहीं किया गया है और पश्चिम बंगाल उन्हीं राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र भी 22 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में 10 दिन तक चलने वाले विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है। केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया हुआ कोई कानून जो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, उसको कोई ऐसी कमेटी जांच ही नहीं कर सकती। संविधान में इसका कोई प्रावधान ही नहीं है। आप संविधान को वायलेट कर रहे हैं। कानून के चेहरे में या कानून की दृष्टि में जो संदिग्ध अपराधी है उनको दिया जा रहा है कि न्याय संहिता में न्याय है कि नहीं, ये ढूंढने के लिए।
और वहीं हावड़ा के डोमचूर इलाके में घरेलू नौकरानी और उसके परिवार के साथ शर्मनाक कृत्य किए जाने का एक मामला सामने आया है। दरअसल यहां घर में चोरी की घटना के बाद नौकरानी के परिवार वालों को घर बुलाकर उन्हें प्रताड़ित करने का अब्दुल हसन लश्कर नाम के व्यवसायी पर आरोप लगा है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नौकरानी के माता पिता और भाई के बाल काटकर गांव छोड़ने और घटना की शिकायत थाने में करने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी गई है। राज्य में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस घटना का वीडियो साझा कर राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि घटना को अंजाम देने वाले सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के करीबी हैं। और झारखंड उच्च न्यायालय ने अवैध अप्रवासन के मामले में उचित हलफनामा दाखिल नहीं करने पर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। एक जनहित याचिका में दावा किया गया था कि बांग्लादेश से अवैध अप्रवासन संथाल परगना जिलों में रहने वाले यहां की जनसंख्या को प्रभावित कर रहे हैं, जिसको लेकर उच्च न्यायालय सुनवाई भी कर रहा है। न्यायमूर्ति न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों द्वारा अदालत में शपथ पत्र दायर करने पर कड़ी आपत्ति जताई। अदालत ने उपायुक्तों को शपथ पत्र दाखिल करने की हिदायत दी है। इस मामले की अब अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि बांग्लादेश से अवैध प्रवास के कारण संथाल परगना जिलों की सामाजिक जनसांख्यिकी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके पहले अदालत ने 3 जुलाई को राज्य सरकार को बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया था। संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने कनीय अधिकारियों के द्वारा शपथ पत्र दायर करने पर राज्य सरकार से अपनी नाराजगी जताई और कहा कि डीसी से नीचे के अधिकारियों से शपथ पत्र दायर कराना उचित नहीं है और इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान निर्देश दिया गया था कि राज्य के मुख्य सचिव सभी डीसी एवं एसपी के रिपोर्ट को मॉनिटर करेंगे। इस मामले में उपायुक्तों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह में की जाएगी। खबर असम से है, जहां सरकार ने मुस्लिम विवाह कानून को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी और साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बाल विवाह के खिलाफ अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करके अपनी बेटियों और बहनों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज असम कैबिनेट की बैठक में हमने असम रिपीलिंग बिल 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को निरस्त करने का निर्णय लिया है। अब इसे विधानसभा में रखा जाएगा। असम मुस्लिम मैरिज एक्ट में चाइल्ड मैरिज को इजाजत देता था, तो हमने ये स्क्रैप करके ऑर्डिनेंस लाए थे। अभी वो ऑर्डिनेंस को हम बिल बनाऊंगा और नया एक कानून आएगा, जिस कानून का आधार में मुस्लिम रजिस्ट्रेशन अभी सरकार का घर में होगा और जो कानूनन जो एज बार है 18 एंड 21 उसी हिसाब में उसका रजिस्ट्रेशन होगा। सो पुराना कानून भी रद्द होगा और नया कानून बनेगा मुस्लिम रजिस्ट्रेशन का ऊपर। चाइल्ड मैरिज ऐसा नहीं है कि अगर 80% चाइल्ड मैरिज माइनॉरिटीज में होते हैं, 20% चाइल्ड मैरिज मेजोरिटी कम्युनिटी में भी होते हैं। सो चाइल्ड मैरिज को हम कोई रिलीजियस एंगल से नहीं देखता हूँ। हमारा प्रयास होता है कि जेंडर जस्टिस मिले, चाइल्ड मैरिज असम में कम होते रहे। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो जितना सर्वे आया है, इसमें बहुत ही एनकरेजिंग ट्रेंड देखा गया है कि असम में चाइल्ड मैरिज लगभग खत्म होने का कगार में है। तो आपको बता दें कि असम सरकार ने मुस्लिम विवाह एवं तलाक पंजीकरण अधिनियम खत्म करने का फैसला किया है। असम में बाल विवाह पर और अधिक अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा असम मुस्लिम विवाह और पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने का फैसला लिया गया है। इस विधेयक को यूसीसी के कार्यान्वयन की दिशा में भी एक कदम माना जा रहा है।
और वहीं अब असम में मुस्लिम विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी। राज्य में 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार को भी हटा दिया गया है। असम कैबिनेट की ओर से मंजूर असम रिपीलिंग अधिनियम को अब असम विधानसभा के अगले मॉनसून सत्र में रखा जाएगा, जहां मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 एक्ट के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। लेकिन उस दौरान इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लड़के और लड़की की उम्र क्या है। असम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट साल 1935 में लाया गया था। इसमें मुसलमानों के निकाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। साल 2010 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। स्वैच्छिक शब्द की जगह अनिवार्य शब्द को इसमें जोड़ा गया। वहीं असम के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम आबादी बढ़ने पर चिंता जताई है। उन्होंने रांची में दिए एक बयान में कहा कि मुस्लिम आबादी के कारण असम की डेमोग्राफी ही बदल गई है और कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1951 के दौरान असम में 12% मुस्लिम थे, जो अब 40% तक पहुंच गई है। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। दरअसल अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है और श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तीर्थयात्रियों का एक और नया जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पंथा चौक बेस से रवाना हो गया है। पिछले साल की तुलना में अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार श्रद्धालुओं की संख्या 2 गुने के करीब पहुंच गई है। 29 जून से शुरू हुई ये यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन त्योहार के साथ संपन्न हो गई। और चलिए इसी के साथ अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अब खेलों की, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले आज के मुकाबले की। जी हां, महिला एशिया कप 2024 का आज से श्रीलंका के दाम्बुला में आगाज हो रहा है। और प्रतियोगिता में टीम इंडिया की पहली टक्कर आज पाकिस्तान से होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत हरमनप्रीत की अगुवाई में 8वीं बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। टीम इंडिया हाल ही में अपने घर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज में दमदार जीत हासिल की थी। ऐसे में अब मौका है कि हरमनप्रीत की कप्तानी भारतीय टीम महिला टीम को एशिया कप में भी अपना कमाल दिखाएगी। उधर प्रतियोगिता के शुरुआती मैच में आज नेपाल और यूएई की टीम भी आपस में भिड़ेंगी। ग्रुप चरण में भारत 21 जुलाई को यूएई और 23 जुलाई को नेपाल के साथ मैच खेलेगा और प्रतियोगिता का फाइनल 28 जुलाई से खेला जाएगा। और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में कोलंबो से हमारे संवाददाता अहमद मोइन फारूकी इस वक्त जुड़ रहे हैं। अहमद, अगर देखा जाए तो इस भारतीय टीम जो है वो इस वक्त मौजूदा चैंपियन है, तो ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी क्या भारतीय टीम का दबदबा बना रहता हुआ नजर आएगा इस बार चैंपियनशिप में? कृतिका, बहुत ही सही कहा आपने, क्योंकि भारत जब हम शुरुआत से देखें पिछले 20 सालों का जो इतिहास रहा है एशिया कप का, भारत 7 मरतबा जीत चुका है। बस एक बार ऐसा हुआ था जब भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन बांग्लादेश की जीत हुई थी। लेकिन अब जितना हम देखने को हमें मिल रहा है कि जितने टीमों की जो संतुलन उनकी बनी है और उनका फॉर्म जैसा है, भारत की टीम सबसे सक्षम है इस वक्त एशिया कप को जीतने में और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करने में। हमने देखा अभी कुछ दिनों पहले भारत में जब साउथ अफ्रीका के साथ लिमिटेड ओवर सीरीज हुई थी, ओडीआईज में 3-0 की जीत हासिल करी थी भारत ने, और T20s में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि सारे डिपार्टमेंट्स ठीक तरीके से सॉर्टेड हैं। अगर टॉप ऑर्डर देखें, टॉप ऑर्डर में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं स्मृति मंदाना की लगातार जो शतकें हुई थी हाल ही में, तो उसके बाद
हम ये देखते हैं कि जो लोअर ऑर्डर है वो भी अच्छे से क्लिक कर रहा है, स्पिन डिपार्टमेंट क्लिक कर रहा है, पूजा वात्रकर ने बहुत अच्छा अपना संभाल रखा है अपना कमान, और पेस डिपार्टमेंट हैज आल्सो वो भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कुल मिला के भारत एक अच्छे एक बैलेंस्ड टीम के तौर पे बहुत अच्छी तरीके से उभर के आया है, और ये एक अच्छा मौका रहेगा भारत को अपनी टीम को और अच्छा संतुलन देने के लिए और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करने के लिए। जब अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप जाएंगे तो उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जब छोटे देशों के साथ भी खेलेंगे, और उसके बाद एक आईसीसी का एक जो चैंपियनशिप का एक ट्रॉफी का एक उठाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उसके लिए भारत इसके लिए पूरी कोशिश करेगा। बिल्कुल, तो यानी कि जो टीम इंडिया है वो काफी अपने फॉर्म में इस वक्त चल रही है। हरमनप्रीत की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन जारी है, लेकिन आज जब अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान से भिड़ने जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? साथ ही अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक के इतिहास में तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है, करीब 11 बार जीत दर्ज की है। ऐसे में आज क्या कुछ उम्मीद की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ? बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक आर्च राइवल्स रहे हैं, अगर मेंस क्रिकेट देखें और विमेंस क्रिकेट देखें, दोनों में भी। लेकिन ये भी बहुत ही सही बात आपने कही कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबला अब तक का जो रहा है उसमें भारत का ही पलड़ा भारी रहा है। आज का जो खेल है, आज का जो गेम है, मुझे ये समझ में आ रहा है कि भारत इसको एक ऑर्डिनरी गेम की तरह नहीं देखेगा, इसको एक किसी भी और दूसरे गेम के तौर पे ही देखेगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक गेम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जबकि आपको अगर आगे बढ़ना है सेमीफाइनल्स के लिए तो आपको पॉइंट्स बटोरने पड़ेंगे हर तरफ से, और जो एसोसिएट नेशंस हैं उनको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, उनको हम कम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का जो एशिया कप रहा था उसमें हमने देखा था थाईलैंड ने एक अपसेट जीत कर दी थी, यूएई करीब हराने आ गया था श्रीलंका को। तो ऐसे में हम ये समझ के चल सकते हैं भारत पूरी कोशिश करेगा कि आज के गेम को कम में ना ले और इसमें पूरी अच्छी प्रदर्शन करने की कोशिश करे। हाँ, रहा सवाल पाकिस्तान का, पाकिस्तान के अपने इश्यूज हैं। पिछले जो सीरीज गई उनकी 3-0 से हार हुई इंग्लैंड के साथ, 4-1 से हार हुई वेस्ट इंडीज के साथ, तो उनका फॉर्म कहीं ना कहीं डगमगा चुका है। तो वो भी कोशिश करेंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को लें और अच्छा प्रदर्शन करके आगे बढ़े T20 वर्ल्ड कप की तरफ। लेकिन अभी के लिए ये समझ में आ रहा है भारत का पलड़ा तो भारी है ही, और आगे भी ये इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। कृतिका, जया, ये आपका मेरा ये विश्लेषण रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आज के भारत और पाकिस्तान के इस मैच पर हम सभी की निगाहें लगातार बनी हुई है। हालांकि भारत का पलड़ा जो है वो इस वक्त जो है भारी नजर आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो विमेन्स हमारी टीम है क्रिकेट टीम, वो अपने पूरे फॉर्म में चल रही है। स्मृति मंदाना और हरमनप्रीत की कप्तानी, ऐसे में देखना होगा किस तरह से आज वो मैदान पर छक्के छुड़ाती हुई नजर आती है। अगर आगे हम बात करें तो वही आईसीसी का 4 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन भी आज से कोलंबो में शुरू होगा। आईसीसी की एजीएम में तय होगा कि बीसीसीआई सचिव जय शाह चेयरमैन का पद संभालेंगे या दोबारा 2025 तक न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले ही चेयरमैन बने रहेंगे। और वहीं बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल भारत किसी भी सूरत में पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। अगर टीम इंडिया आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से नाम वापस लेती है तो फिर पूरा टूर्नामेंट ही खटाई में पड़ सकता है, और ऐसे में आईसीसी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट को पाकिस्तान के बजाय किसी दूसरे देश में करा सकती है। इस बैठक में आईसीसी के अधिकारी टूर्नामेंट के सफल संचालन की संभावनाओं के अलग अलग पहलुओं पर भी विचार करेंगे। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश से शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो वहीं अगर बात केरल की करें तो केरल के वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। राज्य में कन्नूर सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कई निचले इलाकों में पानी भी भर गया। परिवारों को राहत शिविरों में भी पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, बिहार और राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
तो यहाँ पर भारी बारिश की संभावना जताई गई है। केरल के कई छोटे शहर और गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति भी यहाँ पर बताई जा रही है। तो जारी है बारिश का दौर और बारिश का कहर। ऐसे में सलाह दी गई है तमाम लोगों को कि अपना ध्यान रखें और भारी बारिश में घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। और साथ ही अगर देखा जाए तो लक्षद्वीप, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, जहां बिहार और राजस्थान में भी हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ चलिए जाए अब अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 2 दिन की भूटान की आधिकारिक यात्रा करते हुए नजर आएंगे। और ये विदेश सचिव के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यात्रा के दौरान विदेश सचिव भूटान के राजा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विक्रम मिस्री भूटान के प्रधानमंत्री, विदेश मामलों और विदेश व्यापार मंत्री से भी मुलाकात करेंगे। वहीं अपनी इस यात्रा के दौरान विक्रम मिस्री भूटान के विदेश सचिव और शाही सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। दोनों विदेश सचिव भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता योजना वार्ता की सह अध्यक्षता भी करेंगे। तो आपको बता दें कि विदेश सचिव की ये भूटान यात्रा है और आज से 2 दिन की ये भूटान यात्रा है विदेश सचिव के तौर पर। हालांकि ये उनकी पहली विदेश यात्रा है और काफी खास यात्रा इस बार रहने वाली है। तो भूटान के राजा से करेंगे मुलाकात, साथ ही और तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, साथ ही वहाँ के शीर्ष अधिकारी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे भी यहाँ पर विदेश सचिव मुलाकात करेंगे। भारत भूटान विकास योजना वार्ता की सह अध्यक्षता भी वो करते नजर आएंगे। और इसी के साथ नया सेवरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और जानते हैं अखबारों की सुर्खियां। तो अखबारों की सुर्खियों के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी शैला निगार। शैला, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों में? बिल्कुल, सुप्रभात जय और कृतिका। आज के अखबारों पर जल्दी से नज़र डाल लेते हैं। देश के तमाम जो समाचार पत्र हैं उन्होंने जिस खबर को ज़्यादा प्रमुखता से अपने समाचार पत्रों में छापा है वो है सुप्रीम कोर्ट ने जो एनटीए को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों की पहचान बिना जारी करें नीट यूजी के केंद्रवार नतीजे जारी। तो अभ्यर्थियों की पहचान जारी नहीं करनी है और नीट यूजी के केंद्रवार नतीजे जारी करने हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा के संचालन में गड़बड़ियों के आरोपों का समाधान का जो प्रयास करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि इसे नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश इस ठोस निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि पूरी प्रक्रिया की शुचिता प्रभावित हुई है। पीठ ने यह भी कहा है कि छात्रों की पहचान जो है वो गुप्त रखी जानी चाहिए। पीठ ने फिलहाल काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पीठ ने अभ्यर्थियों के वकीलों से परीक्षा के आयोजन में व्यापक उन अनियमितताओं के बारे में अपना दावा साबित करने को कहा है जिसमें पर्चा फोड़ भी शामिल है। अब जो है पीठ सोमवार यानी कि 22 जुलाई को इस मामले की आगे सुनवाई करेगी। और दूसरी जो खबर कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित की है वो है जम्मू कश्मीर की स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। आपको बता दें कि कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति सीएससी की बृहस्पतिवार को जो बैठक हुई, इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में जो देश के ताज़ा सुरक्षा हालात हैं उन पर चर्चा की गई और साथ ही साथ जम्मू में पिछले कुछ वक्त में जो घाटी में बढ़ते हुए आतंकी हमले हुए हैं उसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। बताया ये जा रहा है कि बैठक में कश्मीर में आतंकियों पर बड़े प्रहार करने की तैयारी की जा रही है। एक और खबर जो चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसा है, गोंडा में जो बेपटरी हुई, उसकी खबर को जो है प्रमुखता दी है कई समाचार पत्रों ने। और इस खबर में अपडेट आपको बता दें कि हादसे के बाद जो ट्रैक है वो उसे दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। आज शाम तक जो रेल यातायात है उसके बहाल होने की भी उम्मीद की जा रही है। और एक खबर
काफ़ी बेहतर है, जो लोगों को राहत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को एक राहत दी है। न्यायालय ने बैंक बिल्डर को जबरिया जो कार्रवाई बैंक बिल्डर करते हैं उनको करने से रोका है। अपने फ्लैट का कब्जा ना मिलने से परेशान घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए एक निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि EMI भुगतान को लेकर बैंक, वित्तीय संस्थान या फिर बिल्डर उनके खिलाफ कोई जबरिया कार्रवाई नहीं करेगा, उनके खिलाफ चेक बाउंस का भी कोई मामला नहीं चलाया जाएगा। तो ये एक बेहतर खबर है जो घर खरीदारों के लिए थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान लेकर आ सकती है। और साथ ही साथ खेल की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है, क्योंकि भारत सहित 8 टीमों में आज से एशिया का सरताज बनने की जो जंग है वो शुरू हो गई है। और एशिया की 8 महिला टीमों के बीच आज से श्रीलंका के दाम्बुला में रोमांचक जंग होने जा रही है। नेपाल और UAE के बीच जो मैच होगा उसके साथ ही T20 एशिया कप का आगाज हो जाएगा। पर सभी की निगाहें जो टिकी होंगी वो भारत और पाकिस्तान के बीच इसी दिन होने वाले दूसरे मुकाबले पर होंगी। तो ये काफ़ी रोमांचक होने जा रहा है। तो तमाम जो देश भर के न्यूज़पेपर हैं इन खबरों को प्रमुखता से छापा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शैला, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने लाने के लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा नया सवेरा में, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। अब बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की तमाम खबरों का। तो इस वक्त की अहम खबर यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में ट्रंप ने कहा है कि मैं आपके सामने आत्मविश्वास, शक्ति और आशा के संदेश के साथ खड़ा हूं। मैं सिर्फ आधे अमेरिका के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं एक महान देश के लिए लड़ रहा हूं। इस दौरान उन्होंने खुद पर हुए जानलेवा हमले को भी याद किया, उसका भी उन्होंने जिक्र किया। और उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो बहुत ही दर्दनाक पल था, उसे याद तक नहीं करना चाहता, उस पल को बयान नहीं कर सकता। आपको बता दें कि इससे पहले आज जब ट्रंप अपनी पार्टी के सम्मेलन में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में छलका ट्रंप का दर्द, और आप देख सकते हैं उनके कान पर वो पट्टी भी लगी हुई है। जब गोली उनके कान को छूते हुए निकल गई थी, 2-3 गोलियां चली थी, लेकिन वो बच गए। और ये असैसिनेशन अटेम्प्ट के बाद ट्रंप के रुख में भी एक तरह की नरमी हम देख सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पर वो एकता की बात कर रहे हैं, आशा की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि वो आधे अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए, पूरे अमेरिका के लिए खड़े हैं। With faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. तो मैं एक महान देश के लिए लड़ रहा हूं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ में खड़े हो गए हैं, और जिस तरह की तस्वीरें और रिव्यूज सामने आ रहे हैं, यहाँ पर काफी दमदार दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं इस बार डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल जया, और लेकिन साथ ही अगर देखा जाए जो हादसा उनके साथ हुआ उसके बाद में उनकी जो
शक्तियां हैं वो और कहीं ना कहीं बढ़ती हुई इस वक्त हमें नजर आ रही हैं। अगर देखा जाए तो किस हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं ये हमने देखा उनके बयान के जरिए। बिल्कुल, वही अमेरिका में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जो बाइडेन मौजूदा चुनाव से अपनी दावेदारी वापस ले सकते हैं। दरअसल हाल ही में जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये दबाव उन पर बढ़ने लगा है कि वो अपनी उम्मीदवारी दोबारा विचार करें। और इन सब के बीच में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी कहा है कि बाइडेन अपनी दावेदारी पर पुनर्विचार करें। ओबामा और पेलोसी ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं के सामने निजी तौर पर ये चिंता जताते हुए बाइडेन को पीछे हटने के लिए कहा है और इन दोनों नेताओं ने आगाह किया है कि अगर बाइडेन ऐसा नहीं करते हैं तो डेमोक्रेटिक पार्टी सदन में नियंत्रण हासिल करने की क्षमता खो सकती है। वहीं सूत्रों के अनुसार पेलोसी ने बाइडेन से यह भी कहा है कि वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप को शायद हरा नहीं सकते। हालांकि बाइडेन ने कहा कि वो पीछे नहीं हट रहे हैं और पहले की तरह इस बार भी ट्रंप को हराएंगे। दरअसल बाइडेन की उम्र इस बार एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रही है और वो कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और हल्के लक्षणों के कारण उन्हें चुनाव प्रचार के अहम मोड़ पर अपना अभियान रोकना पड़ा है। तो यानी कि अभी फिलहाल अपनी दावेदारी वापस लेने के मूड में नहीं नजर आ रहे हैं जो बाइडेन, और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है और उन्होंने एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति की दौड़ में अपनी दावेदारी यहां पर पेश कर दी है। तो एक बार फिर वही होने जा रहा है। फिलहाल अगर मौजूदा अपडेट की बात करें तो जो बाइडेन बनाम डोनाल्ड ट्रंप। बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाइडेन की जो उम्र है वो इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरती हुई नजर आ रही है और दोनों नेताओं ने ही पार्टी को आगाह किया है इस कि बाइडेन चुनाव ना लड़े वरना डेमोक्रेटिक पार्टी का सदन में नियंत्रण हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए जय अब बांग्लादेश का भी रुख कर लेते हैं, जहां बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्रों का हिंसक प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है। और इस प्रदर्शन में गुरुवार का दिन सबसे खराब रहा, जब ढाका में लाठियों और पत्थरों से लैस हजारों छात्रों की सशस्त्र पुलिस के साथ झड़प में 13 लोग मारे गए। वहीं पिछले एक हफ्ते में लगभग 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि दर्जनों घायल हैं। फिलहाल उग्र प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी ढाका में एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी तौर पर बंद कर दी गई हैं। और बांग्लादेश के तनावपूर्ण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और मदरसे भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं बढ़ती अशांति को देखते हुए ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने वहां रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। ढाका में भारतीय उच्चायोग और चटगांव, सिलहट और खुल्ला में भारतीय सहायक उच्चायोगों ने अपने नागरिकों और छात्रों के लिए आपातकालीन नंबर भी जारी किए हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्रों ने 5 जून के उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया था। तो लगातार उग्र प्रदर्शन यहां पर बांग्लादेश में हो रहे हैं। अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। देखते हैं ये कब थमता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब बने रहिए टीजी न्यूज के साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सेवरा में। आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का और देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC, नेटफ्लिक्स इंडिया और पर्ल अकेडमी ने वॉइस ओवर कलाकारों के लिए कौशल उन्नयन कार्यक्रम द वॉइस बॉक्स लॉन्च करने के लिए समझौता किया। इस कार्यक्रम को लेकर नेटफ्लिक्स इंडिया और पर्ल अकेडमी के साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए।
बॉलीवुड कपल ऋचा चड्ढा और अली फैजल पेरेंट्स बन गए हैं। ऋचा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। इन दोनों के घर प्यारी सी बिटिया 16 जुलाई को आई है। हालांकि इस गुड न्यूज का ऐलान इन दोनों ने 18 जुलाई को किया। 6 साल बाद रमेश तुरानी लाएंगे रेस 4। अभिनेता सलमान खान और सैफ अली खान रेस 4 में साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं। रेस एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी है। बॉक्स ऑफिस पर एवरेज थी फिल्म रेस 3। सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और गॉड ब्लेस एंटरटेनमेंट द्वारा सह निर्मित फिल्म अमरन दिवाली पर रिलीज होने की तैयारी में। फिल्म स्त्री 2 इसी साल 15 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देगी। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव और पंकज त्रिपाठी ने भी मीडिया से बातचीत की। विकी कौशल और तृप्ति डिमरी की फिल्म बैड न्यूज 19 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को मिली अच्छी एडवांस बुकिंग है और फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते अगले सेगमेंट का और देख लेते हैं मौसम का हालचाल। तो विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात राज्य, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, रायलसीमा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और बिहार में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना बताई गई है। और आइए अब विभिन्न शहरों के तापमान पर डाल लेते हैं। आपको बताएंगे ऐसा मौसम की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। और इसी के साथ चलिए नया सवेरा में अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और अब हम हाजिर होंगे सोमवार को सीधा नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे एक खूबसूरत तस्वीर के साथ में। बिल्कुल, मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को आप जानते ही हैं। उनकी कलाकारी को भी आपने देखा है। रेत से बनी उनकी कोई भी कलाकृति देखकर मन ही नहीं भरता। और अब वो भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को समुद्र के तट पर उकेर रहे हैं। आप देखिए इन झलकियों को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पवित्र ओंकार धीरा सत्य